बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और स्क्रीन का मुझे फ़ीडबैक दे दें, फिर 2-3 मिनट इंतज़ार करते हैं। कोरम पूरा हो जाए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है कंपनीज, जो हमारा सिलेबस है कॉर्पोरेट कोड, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस लॉज का जो हमारा सिलेबस है, आज इसका लास्ट डे है। और जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे अपना सिलेबस कंसाइज। उसमें हम करेंगे वो तमाम वेज जो हमने लेके चलने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो अपकमिंग जो लेक्चर होगा इसके बाद वो लास्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में सिलेबस जो है कंप्लीट, उसका ओवरव्यू हो जाएगा और देयर आफ्टर इंशाल्लाह आप लोग फिर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था अपना एक पोर्शन जो कि हमें आईसीएमए ने कहा था कि आप लोग देख के आना कि स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन कौन सी हैं। और तमाम रेगुलेशन नहीं देखनी, सिर्फ चैप्टर नंबर 5, 5A और 5B को देख के आना है। चैप्टर नंबर इकबाल साहब, आज का लास्ट लेक्चर नहीं है। आज लास्ट लेक्चर नहीं है। लेक्चर जो होगा वो हमारा अगले वीक में लास्ट लेक्चर होगा एक। आज तो हमने बस वो सिलेबस कवर करना है और ओवरव्यू लेना है। और माशाल्लाह आज इकबाल साहब भी आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो लिस्टिंग ऑफ कंपनीज रेगुलेशंस और सिक्योरिटीज रेगुलेशन के कैसे कंपनी ने लिस्ट होना है, कैसे कंपनी ने अपनी लिस्टिंग करवानी है स्टॉक एक्सचेंज में, कल हमने ये देखा था। कल हमने ये देखा था कि सबसे पहले जो कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पे अपने शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं करने दूंगा जब तक वो मेरे पास लिस्ट नहीं हो जाएगी। और देयर आफ्टर हमने ये देखा था कि लिस्टिंग प्रोसेस क्या है, कि सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं। स्टॉक एक्सचेंज का अपना प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज का
अपना प्रोसेस क्या है, वो हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज में एक कमेटी होती है जो कि ये सारा मामला देख रही होती है लिस्टिंग का। हेयर आफ्टर हमने ये देखा था कि जो एक्सचेंज है किन लोगों की एप्लीकेशन को इंटरटेन ही नहीं करेगा। अगर ये वाले लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की एप्लीकेशन देते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की कमेटी या स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड इन लोगों की लिस्टिंग ही नहीं होने देगा। देयर आफ्टर कल हमने ये देखा था कि अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई तो आप अंडरटेकिंग साइन करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और अंडरटेकिंग में काफ़ी ज़्यादा कंडीशन वो देखी। इसके बाद ऑफर ऑफ कैपिटल बाय कंपनीज आर मुदारबा टू जनरल पब्लिक। ठीक है, तो कंपनी जो है वो अपनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे करेगी, कल हमने ये देख लिया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट इशू और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कैसे करते हैं, कि प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद कितने साइज़ का कैपिटल होना चाहिए जो कि जनरल पब्लिक को ऑफर करना है। पैसे इकट्ठे हो गए जनरल पब्लिक से तो कितनी देर के में आपने इशू करना है शेयर सर्टिफिकेट। और कल हमने ये सीखा था कि जितना भी काम होगा सीडीसी के थ्रू होगा, कि कोई कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज से अपनी लिस्टिंग करवाती है उसके लिए लाजमी है वो मेंबरशिप हासिल करे सीडीसी की। और जितने भी शेयर्स हैं बाय फिजिकल फार्म इशू नहीं होने, वो बुक एंट्री फार्म के थ्रू इशू होने हैं। ऑनलाइन शेयर्स जो है वो उनकी डीलिंग होनी है। और इसके बाद हमने ये देखा था ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो 45 डेज के अंदर शेयर को ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन प्रोसेस में हमने ये पढ़ा था कि ओपन सब्सक्रिप्शन होगी तो उसके अंदर कितने दिनों के अंदर अंदर आपने सब्सक्रिप्शन अपनी कंप्लीट करनी है, और कितना कैपिटल अगर इकट्ठा होगा तो शेयर अलॉट करने, नहीं तो नहीं करने। उसके बाद डिविडेंड इंटाइटलमेंट्स डिस्क्लोजर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमने ये उधर भी पढ़ा था, जो सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 का था उसमें पढ़ा था कि कंपनी लिस्टेड कंपनी की जिम्मेदारी है कि जनरल पब्लिक को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे। फिर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने वहीं पे पढ़ ली थी, कंपनीज एक्ट जो सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 का था, कि हर वो इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स को इन्फ्लुएंस कर देगी। और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होगी, उन्होंने कहा था प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारी नज़र में ये वाली होती हैं, लेकिन लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड का मतलब कि यही इन्हीं इंफॉर्मेशन को मान ना लेना कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और भी कुछ हो सकती हैं, लेकिन हमारी नज़र में कुछ चंद खास हैं जो कि पेश नज़र हैं। जैसे कोई भी मटेरियल चेंजिंग होनी कंपनी की मैनेजमेंट में, कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर्स वगैरह फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, कंपनी अपनी मेजर एक्टिविटी बेच रही है, कंपनी का मेजर प्रोडक्ट वो ख़त्म होने जा रहा है, कंपनी की मार्केट में डिमांड ख़त्म होने जा रही है, तो ये सारी उन्होंने एक से लेकर वो ये बनती है 16 इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी कि इसको तो हम सोचते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन है जो कि आपको बतानी चाहिए, और अगर ये इंफॉर्मेशन होती है तो फ़ौरन से बताना है, नहीं तो नीचे जुर्माना उन्होंने बताया कि 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना बताई या कोई और रेगुलेशन ना मानी तो उन्होंने कहा 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक का जुर्माना होता है, और सीईओ सीएफओ भी ये जो है जुर्माना भुगतेंगे। और ऑडिटेड रिपोर्ट्स, उसके बाद इन्होंने कहा था कि चलो एक लिस्टेड कंपनी बन गई है, तो हमने कंपनीज एक्ट में देखा था कि लिस्टेड कंपनी जो होती है उसका नोटिस जो होता है, वो अपना नोटिस जब बनाती है ना तो स्टॉक एक्सचेंज को भी भेज रही होती है, सारी चीज़ें सब चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज को भी जा रही होती हैं, जो जो मेंबर्स को जा रहा होता है। उसके रिपोर्ट्स जितनी होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी होती हैं, इवन के तुमने वो सेक्शन पढ़ा था ना क्वार्टरली स्टेटमेंट बाय लिस्टेड कंपनी इन कंपनीज एक्ट, ये कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है वो
क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल क्लोजिंग किया करेगी। तो उसके अंदर तरीके भी बताई हुई थी कि जो पहले क्वार्टर की स्टेटमेंट है वो कब आपने बनानी है। तो यहाँ पे हमने कल ये भी देखा था कि कंपनीज जो होंगी वो स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट्स वगैरह टाइमली इसको फर्निश करेंगी, और जितनी इसकी एजीएम हो रही होगी, जितनी एजीएम हो रही होंगी और एजीएम पे जितने फैसले हो रहे होंगे, वो तमाम फैसले, वो तमाम मिनट्स, वो तमाम नोटिसेस ये स्टॉक एक्सचेंज को भी जाने हैं। ठीक है, वही टाइम पीरियड जो हमने उधर पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फ्रॉम द 4 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सेम टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन है, मिनट्स फर्निश करने हैं। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ठहरो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अपने पास, मिनट एक मेरे पास पड़ा है लिस्टेड कंपनी का, मैं लेके आता हूँ 1 मिनट। कंपनी एक्ट नोटिस, और इसमें दीवान मुश्ताक है आई थिंक सो, जो कि लिस्टेड कंपनी थी। हाँ ये देखो, ये देखो एक लिस्टेड कंपनी है, दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, फार्म 4 के मुताबिक, यानी कि ये स्टेक, ये जो स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन है ना, ये इसको भी साथ साथ फॉलो कर रहा है। ये लिख रहा है नोटिस स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजर को, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपना नोटिस दे रहा है कि ये देखो हम अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं, मेंबर्स को। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन अब तो शो हो जानी चाहिए, ठहरो, अब तो शो हो जानी चाहिए, अब क्लियर है। ठीक है। तो देखो, एक लिस्टेड कंपनी कंपनीज एक्ट को तो मान रही है, उसके बाद कंपनीज एक्ट को मानने के बाद उसने पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन को भी मानना है, उसने जो सिक्योरिटीज एक्ट है उसको भी मानना है, एज वेल एज उसने जितनी ये रेगुलेशन है, ये स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन है, स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन है, इसको भी मानना है। और उन रेगुलेशन में ये देखो, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया ना, उसने कहा कि जितनी भी तुम्हारी एजीएम हो रही हैं, जितनी भी तुम्हारी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी भी तुम्हारी रेगुलेशंस हो रही हैं, और जितनी भी तुम्हारी ऑर्डिनरी फैसले हो रहे हैं, वो सब के सब हमें बताने, और ऐसे ही बताने जैसे एक मेंबर को बताते। तो ये देखो, दीवान मुश्ताक एक लिस्टेड कंपनी है, वो स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजर को लिखता है कि नोटिस जो आपने हमें, हम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करने जा रहे हैं, और ये उसने नोटिस बना के उसको दे दिया। देयर आफ्टर उसने ये नोटिस अपने मेंबर्स के लिए बनाया कि मेंबरान आप भी सुन लें कि आपकी ये मीटिंग होने जा रही है, और ये सारे काम करने हैं। और ये हमने वो कर लिए थे उधर कंपनीज एक्ट में कि एक नोटिस कैसे बनता है, और नोटिस में कौन कौन सी चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है, वो सारी हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद इन्होंने बताया था कि कैपिटल इंक्रीज करना या लिस्टिंग ऑफ सब्सिडरी, आप लिस्ट हो गए हैं और अपनी सब्सिडरी को लिस्ट करवाना है, तो उसके क्या मैटर्स हैं। तो उसके बाद क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिट ऐसी फर्म से करवाना है जो कि QCR रेटेड होगी, किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से करवाना नहीं ऑडिट जो कि QCR की लिस्टिंग में नहीं है। और उसके बाद ऑडिटर कौन सा पॉइंट नहीं हो सकता, वही सारी बातें यहाँ पे क्लियर की थी उन्होंने। तो ये देर आफ्टर हमने ये देखा था डिफॉल्ट सेगमेंट में कौन सी कंपनी जाती है, कि स्टॉक एक्सचेंज की आप वेबसाइट खोले तो वहाँ पे एक सेगमेंट बना हुआ है, डिफॉल्ट सेगमेंट, सस्पेंशन और डी लिस्टिंग वाला। डिफॉल्ट सेगमेंट और सस्पेंशन में कौन सी कंपनीज चली जाती हैं, ऐसी कंपनीज जो कि रेगुलेशन को नहीं मान रही होंगी, ऐसी कंपनीज जो कि कोई डिफॉल्ट कर रही होगी, ऐसी कंपनीज जिन्होंने प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हुई तो वो पब्लिक को टाइमली अनाउंस नहीं की, वो सारी की सारी कंपनीज को वो एक अलहदा सेगमेंट में भेज देता है जिसका नाम देता है डिफॉल्ट सेगमेंट या सस्पेंशन सेगमेंट। ये SECP की साइट के ऊपर है। और एक बच्चे ने देखा भी था, उसने भी पूछा था कि सर ये डिफॉल्ट सेगमेंट क्या है SECP की साइट पे। तो डिफॉल्ट सेगमेंट में हर वो कंपनी चली जाती है जिसको SECP जो है 90 डेज के लिए इस सेगमेंट में भेज
और उसने हमें बताया था कि अगर कोई कंपनी जिसने अपनी लिस्टिंग करवा ली किसी प्रोजेक्ट के लिए, कि एक पब्लिक कंपनी है वो लिस्ट होगी, वो कहती है कि मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और ये प्रोजेक्ट है, बड़े अच्छे सुहाने ख्वाब दिखाए स्टॉक एक्सचेंज को भी, फिर मेम्बरान को भी और फिर पब्लिक को भी, सब्सक्रिप्शन भी इकट्ठी होगी, पैसे भी इकट्ठे हो गए, लेकिन 90 दिन हो गए वो अपने प्रोजेक्ट पे अमल नहीं कर रही, तो ऐसी कंपनी को सस्पेंशन में ले जाएंगे। ठीक है, और ऐसी ऐसी कंपनी जो जनरल मीटिंग नहीं करवाएगी, ये देखो, ऐसी कंपनी जिसने एक जनरल मीटिंग भी अपनी टाइम पे ना करवाई और विदाउट किसी फॉल्ट के उन्होंने एजीएम को डिले किया, तो वो कहता है कि हम आपको ना सस्पेंशन में ले जाएंगे। ऑडिट में ऑडिट करवाया और ऑडिट जो है वो क्वालिफाइड आ गया, ऑडिटर था उसने रिपोर्ट इशू की, क्वालिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट जो थी वो इशू कर गया, फिर भी ऐसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग उसकी हुई होगी तो उसको डिफॉल्ट सेक्शन में ले जाएगा, उसको मजीद लिस्टिंग करने नहीं देगा, उसकी जितनी भी ट्रेडिंग है वो रोक देगा। फिर उसने हमें ये भी पढ़ा था कि अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज के ड्यूज है वो क्लियर ना किए हुए, कोई फ़ी पेनल्टी कोई भी ड्यू, कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग फ़ी नहीं पे की गई 2 साल के लिए, तो भी आपको डिफ़ॉल्ट सेक्शन में ले जाएंगे। अगर सीडीसी ने आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी तो आप डिफ़ॉल्ट सेक्शन में चले जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट लिखे हुए हैं। कल हमने चंद एक डिफ़ॉल्ट पढ़े थे कि अगर ये वाले डिफ़ॉल्ट हो गए ना, तो या ये वाले सर्कमस्टांसेस हो गए, तो इन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आपको डिफ़ॉल्ट सेक्शन में ले जाएंगे। क्वालिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट मीनिंग, अच्छा, ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर की पहले सुनो, ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर ऐसा बंदा नहीं होता जिसने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ऑडिटर ऐसा बंदा होता है जिसने अश्योरेंस देनी है, जिसने तुमको तसल्ली देनी है, ठीक है, कि हाँ मैंने ये चीज़ें चेक कर ली हैं, एज पर लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, मैंने अपने प्रोसीजर लगाए हैं जो कि मुझे अकाउंटिंग के आईएफआरएस ने सिखाए हैं, उनके मुताबिक मैंने देखा है, हाँ एसेट सच में अल्लाह की कसमें ये 2 लाख का ही एसेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर अश्योरेंस देता है, गारंटी नहीं देता, अश्योरेंस देता है कि मैं तुम्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि वाकई ये कंपनी ने जो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ना, ठीक बनाई है। तो ये होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, कि जैसा लॉ ने कहा था, जैसा फ्रेम फ्रेम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और लीगल फ्रेमवर्क जैसे कंपनीज एक्ट ने कहा था, सारी बातें वैसे ही है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब कि ऑडिटर जो है कहता है कि मुझे कोई चीज़ मैंने इनसे मांगी तो मुझे नहीं मिली, ठीक है, डिस्क्लेमर दे दिया उसने, या उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करने के जो रिक्वायरमेंट है वो आईएफआरएस ने बताई हैं, उधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताई हैं कि अगर ऑडिटर तुमने चेकिंग की ये चीज़ें ना मिली, या ये चीज़ें इन्होंने जो जो तुम्हें डॉक्यूमेंट दिए वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक्चुअल सिचुएशन के साथ, तो एक ऐसी रिपोर्ट इशू कर देना शेयर होल्डर्स को, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसी इशू कर देना जिसमें तुमने अपना कंसर्न शो करना है कि यार बाकी तो ठीक है, हाँ ये इनका मैटर गलत है जिसकी वजह से मैं इनसे नाराज हूँ। इसको कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट, कि ऑडिटर ने आपका ऑडिट किया, उसने कहा हाँ बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, हाँ इनके जो एसेट्स हैं ना इनकी इम्पेयरमेंट नहीं की इन्होंने, और एसेट्स जो है उनकी वैल्यू 5 मिलियन या 10 मिलियन से ज़्यादा है, और ऑडिटर लिखने वाला लिख गया कि हाँ मुझे कंसर्न है, इस एसेट को ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई इशू करता हूँ। तो ये होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये होते हैं सर्कमस्टांसेस कि अगर एक कंपनी लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए अपनी चीज़ों को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं करेगी तो ऑडिटर जो है उसके ऊपर क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर जाता है कि इन्होंने अकाउंट्स को और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को और लीगल फ्रेमवर्क को नहीं यूज़ किया। तो जैसे इम्पेयरमेंट हो रही है तो ये तो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी थी ना, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं अवाम को बताई तो तब भी आपकी जो है डीलिस्टिंग हो जाएगी और आपको वो सस्पेंशन में ले जाएंगे। तो ये था क्वालिफाइड रिपोर्ट, और इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट तुम्हारा पास होना है, तुमने अगले सब्जेक्ट में जाना है जो है ऑडिटिंग का। ऑडिट में जाकर तुमने पढ़ लेना है
ये सारी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। तो सस्पेंशन के बाद अगर सस्पेंशन पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है, कंपनी सस्पेंशन से निकल आती है, तो उसको दोबारा जो है ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी जाती है। ये कल पॉइंट नहीं पड़ा था, आज पढ़ते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन। एक बार अगर आपको वो सस्पेंशन में ले गए तो दोबारा वहाँ से निकलने के लिए कंपनी ने अप्लाई करना है। द स्टॉक एक्सचेंज अपॉन सबमिशन of application for restoration of trading by a company may restore the trading in the shares of such company where the cause of suspension of trading has been removed to the satisfaction of the stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा एक बार मैं किसी कंपनी को सस्पेंशन में ले गया ना या डिफॉल्ट सेक्शन में ले गया तो मैंने उस वक्त तक उसको नहीं निकालना जब तक वो मेरा जो कंसर्न था वो रिमूव ना किया जाए। और डिफॉल्ट सेक्शन में जाने के कंसर्न कितने, इतने ज़्यादा। ये देखो पीछे लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई है, ख़त्म ही नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ से बातें शुरू हुई हैं कि ये और फिर ये काम किए तो हम तुम्हें ले जाएंगे डिफ़ॉल्ट सेक्शन में। तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन में एक बार चले गए तो स्टॉक एक्सचेंज कहता है मैं नहीं निकालूंगा जब तक तुम क्या नहीं करोगे, मुझे तसल्ली ना दे दोगे कि वो वाला कंसर्न रिमूव ना हो गया हो जो ऊपर तुम्हारे सर ने कह दिया ये और ये। Where trading in shares of such share is suspended continuously for 180 days। और अगर सस्पेंशन 180 डेज से ज्यादा की हो गई है, अगर सस्पेंशन 180 डेज से ज्यादा की होगी है, द स्टॉक एक्सचेंज में रिक्वायर सच कंपनी, ऐसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज क्या कहेगा, टू कंप्लाई विद एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। स्टॉक एक्सचेंज कहेगा ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये सब तमाम माने या इनमें से कोई एक आदि माने, जो भी वो कह देगा। एंड इन सच टाइम एंड मैनर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, उस टाइम उस मैनर और उन तरीकों में से ये एक चीज मान ले आप। Submit a satisfactory resumption proposal with the view to resume the trading in its security, including short-term milestone to implement such proposal। स्टॉक एक्सचेंज एक प्रपोजल देगा कि इस प्रपोजल को माने और इसमें जो जो हमने आपसे चीज़ें मांगी हैं उनको सेटिस्फाई करें ताकि हम आपकी जो ट्रेडिंग है उसको रिज्यूम कर सकें। पब्लिश एन अप्रोप्रिएट अनाउंसमेंट टू द पब्लिक detailing the measures adopted for removal of cause of suspension। और रिमूवल ऑफ काज जो आपने आपके जो काजेस थे जिसकी वजह से सस्पेंशन हुई है पब्लिकली बताएं, पब्लिकली अनाउंसमेंट करें कि वो कैसे काज जो है आप रिमूव करेंगे। कंडक्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन फॉर द शेयर होल्डर एंड एनालिस्ट, आप कंडक्ट करेंगे फिर ब्रीफिंग सेक्शन। और उसके बाद रिलीज लेटेस्ट एनुअल और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लाई विद एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टॉक एक्सचेंज। कहता लिस्टिंग में चले गए ना तो फिर हम आपको लेटर में ये हुक्म देंगे कि अपने शेयर होल्डर को, अपने स्टेक होल्डर को अपनी पोजीशन जो है उसके ऊपर ब्रीफिंग दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना के दो और वो रिक्वायरमेंट पूरी करो जो हम तुम्हें कहेंगे। डी लिस्टिंग, बाज़ दफ़ा डी लिस्टिंग तो इसकी तरफ से होती है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, और बाज़ दफ़ा कंपनियां खुद जो हैं स्टॉक एक्सचेंज से डी लिस्ट हो जाती हैं। हमने ये कंपनीज ऑर्डिनेंस में, कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि एक बार एक कंपनी वाइंडिंग अप याद करो, वाइंडिंग अप याद करो, तुमको मैंने पढ़ाया था वाइंडिंग अप में कि कंपनी वाइंड अप कैसे कैसे होती है। वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर एक पब्लिक कंपनी है ना, वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर वो डी लिस्ट हुई ना तो वो वहीं पे वाइंड अप हो जाएगी। ये नहीं होगा कि हमारी लिस्टिंग खत्म हो गई है हम पब्लिक कंपनी जिंदा है। तो कंपनीज एक्ट ने कहा था कि एक बार तुम्हारी पब्लिक कंपनी बनी तो तुम्हारे पास इख्तियार है कि तुम स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग करवा लो या पब्लिक से खुद पैसा मांग लो। हाँ, एक बार अगर तुम लिस्ट हो गए और बाद में अगर तुम डी लिस्ट हुए तो कहता फिर तुम्हारी कंपनी वाइंड अप ही होनी है। डी लिस्टिंग करवाने का मतलब ये है कि आप कंपनी वाइंड अप करवा दें। ठीक है, वॉलंटरी डी लिस्टिंग है उसका क्राइटेरिया उन्होंने बताया
कि any company intending to seek voluntary delisting from the stock exchange shall intimate to the stock exchange immediately of the intention of the majority of shareholders sponsor purchase of our security without exception from all the securities holder with the purpose of the delisting। उन्होंने बताया कि जैसे ही आपका ये पर्पस होगा ना कि आपकी इंटेंशन है आपने डीलिस्ट करवाना है तो आपने हमें बताना है स्टॉक एक्सचेंज को। उसके बाद वॉलंटरी डीलिस्टिंग इसलिए इस तरह होगी अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और ये हमने वहाँ भी पढ़ा था कंपनीज एक्ट में कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग तब होती है जब कंपनी में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए कि हाँ जी हमने डीलिस्ट करवाना है। तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए अगर इन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली तो वही स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन कह रही है कि वॉलंटरी रेगुलेशन क्या होती है, जो तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हारे साथ पढ़ा दिया था ना कंपनीज एक्ट में, कि स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास करे, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी वॉलंटरी जो वाइंडिंग अप है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कहता है अप्रूवल लेनी है ना आपने तो सबसे पहले 3/4 की मेजोरिटी की अप्रूवल ले लो तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। वॉलंटरी डीलिस्टिंग का एक प्रोसेस है उसमें से गुजरना पड़ेगा। आपको एक बनी बनाई एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एप्लीकेशन के साथ आपको 2,50,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। हमने पढ़ा था ना कि वाइंडिंग अप के ऊपर अफेयर्स होते हैं और वाइंडिंग अप की कॉस्ट होती है। तो ये देखो वाइंडिंग अप की एक कॉस्ट यहाँ भी आ गई कि अगर आपने अपना बिजनेस बंद करना ना तो बिजनेस बंद करने की कॉस्ट भी होती है, ये कॉस्ट होती है। फिर कोर्ट जो है लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, उसको लिक्विडेटर को भी तो पैसे वो कंपनी नहीं देने हैं ना। उसके बाद ऑन अप्रूवल बाय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द एप्लीकेशन, स्टॉक एक्सचेंज की आपकी एप्लीकेशन की अप्रूवल करेगा, कंपनी कॉल अ जनरल मीटिंग of its shareholder and pass a special resolution approved by 3/4 of their number present, resolving that be delisted on the terms stipulated by the stock exchange। पहले कहता पहले एक तुमने रेजोल्यूशन करवानी, तुमने अगर ये डीलिस्टिंग करवानी है 2 लाख रुपया जमा करवाओ, एप्लीकेशन दो। अगर हमने एप्लीकेशन अप्रूव की और हम टर्म्स एंड कंडीशन बता देंगे फिर तुमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है अपनी। क्या था फिर तुमने अपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है कि उन टर्म्स पे ही हम डीलिस्ट करेंगे, उन टर्म्स पे ही हम इसको वाइंड अप करेंगे जो जो टर्म्स हमें स्टॉक एक्सचेंज ने बता दी है। कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन sent to the exchange immediately along with the complete list of shareholder। उन्होंने कहा कि कॉपी जो आप स्पेशल रेजोल्यूशन करेंगे वो इमीडिएटली आपने स्टॉक एक्सचेंज को भेज देनी है, और उस कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन में आपने ये भी बताना है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं इसकी डीलिस्टिंग में। फिर उसके बाद काफ़ी लंबा डीलिस्टिंग का है। टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, लिस्टिंग और एनुअल फ़ी। तो चलो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, यहाँ से इतनी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। स्क्रीन शेयर में अभी तक डिफ़ॉल्ट, आप अपना नेट चेक करो यार वैस, अपना नेट चेक करो। अगला चैप्टर जो हमें स्टॉक एक्सचेंज ने कहा था, उसने कहा था अगला चैप्टर फॉर्म शुरू हो गए अंडरटेकिंग के, फॉर्म 3, फॉर्म 4, चैप्टर नंबर 5A करके आना था। उसने कहा था चैप्टर नंबर 5A देख लेना। ठीक है वैस, आपका नेट, आपके नेट का मसला है वैस, आप अपना नेट देखें। रेगुलेशन गवर्निंग लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ एसएमसीज। अब यहाँ हमें एसएमसी की डेफिनेशन सुनाएगा। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कौन सी होती हैं?
स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कहलाता है वो कंपनीज होती हैं, मीन्स अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। एसएमसी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी हो और पब्लिक कंपनी बनी हो। हैविंग पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन, कहता है इसके पास जो पेड अप कैपिटल है वो नॉट लेस देन 25 मिलियन हो, 25 मिलियन हो एंड नॉट मोर देन 200 मिलियन हो। यानी कि इसका पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि पोस्ट इशू जो है पेड अप कैपिटल वो 25 मिलियन हो और इसका कैपिटल कभी भी उन्होंने कहा 200 मिलियन से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी कंपनी को, ऐसी जो भी सेटअप होगा बिजनेस सेटअप, उसको हम कहेंगे एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग ऑफ इक्विटी एंड सिक्योरिटीज ऑफ एसएमसी। एसएमसी ने अगर लिस्टिंग करवानी है तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उन्होंने कहा एसएमसी शैल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी सिक्योरिटी अंडर द चैप्टर प्रोवाइडेड दैट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसएमसी ऑथोराइज इट टू लिस्ट इट्स इक्विटी। कहता है ऐसी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जिनका कैपिटल कम है उनको भी हम लिस्टिंग की दावत देते हैं, लेकिन कहता है सबसे पहले आप अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल देख लें कि उसमें आपको कहा है कि आप लिस्ट हो सकते हैं। अगर नहीं है तो सबसे पहले अमेंडमेंट करवाएगा। फिर उसके बाद नॉट लेस देन 20% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द एसएमसी ऑफर्ड टू क्यूआईबीज एंड एच। ये ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्यूआईबीज की और एचएनडब्ल्यूआईज की, entirely through the private placement by the circulation of information of memorandum. The offer is made through the fixed price method. ऑफर फिक्स प्राइस मेथड के थ्रू की जाएगी। द बुक बिल्डिंग मेथड आर एनी अदर मेथड एक्सेप्टेबल। जो ऑफर ऑफ शेयर्स है वो फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग मेथड या कोई भी मेथड से आवाम को ऑफर की जाएगी जो कि स्टॉक एक्सचेंज कह देगा। नंबर ऑफ इनिशियल सब्सक्राइबर इन द प्राइवेट प्लेसमेंट इज नॉट लेस देन 5। जो प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, जो अपने आप को प्लेसमेंट करेंगे, वो कहता है उसके नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे वो 5 होंगे सब्सक्राइबर। द बिड साइज ईच इनिशियल सब्सक्राइबर इज नॉट लेस देन 1 मिलियन। 1 मिलियन से कम साइज नहीं होगा प्राइवेट प्लेसमेंट का। स्पॉन्सर होल्ड नॉट लेस देन 25% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। उसके बाद स्पॉन्सर रिटेन देयर इंटायर शेयर होल्डिंग इन एसएमसी। कब तक रखनी है? 12 मंथ तक। स्पॉन्सर ने अगर कोई शेयर वगैरह परचेज किए हैं, बल्कि उन्होंने कहा स्पॉन्सर ने करना ही है शेयर 25%, तो वो 12 महीने तक अपनी ये स्पॉन्सरशिप के जो शेयर्स होंगे इनको नहीं बेचेंगे। आगे भी कंडीशन चल रही हैं, बस ले ली अंडरस्टैंडिंग जितनी होनी थी। इशू ऑफ इक्विटी एंड सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। लिस्टिंग प्रोसीजर, एसएमसी कैसे लिस्ट होगी। एन एसएमसी डेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि डिटेल में ऊपर बयान किया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तथा कोई भी एसएमसी जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है, मे अप्लाई फॉर द लिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी सिक्योरिटीज ऑन एसएमसी बोर्ड। एसएमसी बोर्ड क्या है? एसएमसी बोर्ड ऊपर डेफिनेशन में इसने बताया कि एसएमसी बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो कि हमने एक अलहदा बनाया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज वालों ने। जैसे कंपनी की लिस्टिंग के लिए एक कमेटी बनाई थी, कमेटी लिस्टिंग के लिए, इसी तरह एसएमसी के लिए इन्होंने बोर्ड बनाया हुआ है। तो कहता है अगर कोई एसएमसी जो ऊपर सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है वो हमें अप्लाई कर दे लिस्टिंग के लिए। तो लिस्टिंग के लिए अप्लाई आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए एसएमसी बोर्ड को बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द एक्सचेंज ऑन फॉर्म 1। फॉर्म 1 इस चैप्टर के एंड पे होगा। अटैच टू दिस चैप्टर accompanied with such information and document as mentioned at the annexure 1 to form 1 along with the payment of initial listing fee etc। उसके बाद एक्सचेंज में रिजेक्ट अ लिस्टिंग एप्लीकेशन एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन। एक्सचेंज आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम, आपकी मेमोरेंडम में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होनी चाहिए वो बताएगा। अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ एडवाइजर एंड कंसल्टेंट टू इशू।
जब आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना है तो कौन सा पॉइंटर, कौन सा कंसल्टेंट, कौन सा ब्रोकर लगाना है, उसके लिए ये रेगुलेशन है। वो बताएगा अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स, मार्केट मेकर के ऊपर डेफिनेशन है, मार्केट मेकर के फंक्शन है। मार्केट मेकर क्या करते हैं? शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। Market maker shall provide two-way quotes in quantity security or SMC for which it appointed as a market maker. Market maker shall not quote beyond the maximum speed of 10%, which shall be disclosed in the information of memorandum. ये मार्केट में मेकर की इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, रिस्क मैनेजमेंट, अलाइड मैटर्स, ट्रेडिंग के बारे में। उसके बाद audited financial statement and information requirements, रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स बाय एसएमसी। एसएमसी जो हमारे साथ लिस्ट होगी वो कौन कौन से डिस्क्लोजर जो है हमें देगी। सबसे पहला प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसने डिटेल में बताया, इसने यही कहना है कि जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपने पढ़ ली है पहले, वो अगर एसएमसी में ऐसे ऐसे कोई वाक़यात होते हैं तो वो हमें टाइमली और इन मैनर जो जो भी फॉर्म पीछे दिया था, इसने बताया था, उसके ऊपर रिपोर्ट करनी है। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो एक्ट ने हमें बताई हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर की तो कैसे करनी है, वो सारा हमें तरीकाकार बताएगा। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमने डिटेल में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, इसका भी। रिपोर्टिंग ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। आप रिपोर्ट करेंगे कि आप कैसे कंप्लायंस कर रहे हैं कंपनीज एक्ट की, कैसे कंप्लायंस कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो उसके ऊपर रिपोर्ट। द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसएमसी। चीफ एग्जीक्यूटिव कह लो या उसको मैनेजिंग डायरेक्टर कह लो, एक ही बात है। वो क्या करेगा? कहता है रिपोर्ट हमें देगा कंप्लायंस की 15 दिन के अंदर, ऑफ द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। हाफ ईयरली ये रिपोर्ट होगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट होगी। एक्ट विद ड्यू स्किल, इंटेलिजेंस, केयर एंड ऑल टाइम। मिसलिनियस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिस्क्लोजर कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिसलिनियस होगी। चेंज ऑफ इट्स मार्केट मेकर, any change in accounting reference date, any change in register address, the registration, dismissal, appointment of directors, any other information। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई। उसके बाद अगर ऐसी स्टॉक एक्सचेंज ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया इसके खिलाफ तो उसके बारे में बताया। एग्जिट फ्रॉम द एसएमसी बोर्ड। अच्छा, जो एसएमसी बोर्ड बनाया है कंपनी, एसएमसी कंपनी के लिए जो बोर्ड अप्रूव करता है और इसको अपने पास रखता है, उन्होंने बताया एसएमसी उस बोर्ड से निकाल दी जाएगी। वॉलंटरी डी लिस्टिंग, कंपल्सरी डी लिस्टिंग, माइग्रेशन फ्रॉम एसएमसी टू एक्सचेंज मेन बोर्ड। ये कहता है एक एसएमसी जो है उसको वॉलंटरी डी लिस्ट भी हो सकती है, कंपल्सरी डी लिस्ट भी हो सकती है, या एसएमसी ने अपने आप को चेंज करना है कंपनी में तो मेन बोर्ड में चली जाएगी। वॉलंटरी डी लिस्टिंग ऑफ एसएमसी सब तरीके बताएगा कि वॉलंटरी डी लिस्ट होना है तो आप भी कहता है एक रेजोल्यूशन पास करें जो कि 3/4 की होगी, वही सारा तरीका। 3/4 की स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, हमें अप्लाई करें, हम आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे, फिर एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उनके ऊपर फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन कि हाँ हम इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कंपनी को वॉलंटरी जो है वाइंड अप करेंगे। तो वो वॉलंटरी वाइंड अप की जो भी कोई रेजोल्यूशन पास होगी वो फ़ौरन से एक्सचेंज को देनी है। कंपल्सरी डी लिस्टिंग फ्राम एसएमसी बोर्ड। उन्होंने कहा अगर एसएमसी ये काम नहीं करती, फेल हो जाती है, डिफ़ॉल्ट करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, कोई डिफ़ॉल्ट हो गया और 6 महीने के अंदर अंदर इसने वो डिफ़ॉल्ट रिमूव ना किया तो कंपल्सरी डी लिस्ट हो जाएगी। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट जो इसके खिलाफ एडवर्स ओपिनियन आ गया, एडवर्स वही क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया
जो क्वालिफाइड ओपिनियन है दो तरह का होता है, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो कहता है ऑडिटर ने इसको 2 कंसेक्टिव पीरियड के लिए 2 साल उसने ऑडिट किया और 2 साल में उसको क्वालिफाइड ओपिनियन उसने दे दिया। 2 साल कंसेक्टिव क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया तो एसएमसी जो है बस डीलिस्ट हो जाएगी। माइग्रेशन फ्रॉम एसएमसी बोर्ड टू द मेन बोर्ड। ऐसी एसएमसी जिसका पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाता है 200 मिलियन से ऊपर, तो ऐसी एसएमसी एसएमसी की डेफिनेशन से ही निकल जाती है, तो वो चली जाती है नॉर्मल कंपनीज में। तो उसका बताया इन्होंने। इनिशियल एंड एनुअल लिस्टिंग फ़ी, एनुअल लिस्टिंग फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई कि इनिशियल लिस्टिंग अगर स्टार्ट पे लिस्टिंग करवानी उसकी कितनी फ़ी और एनुअल लिस्टिंग फ़ी क्या है, सालाना कितने चार्जेस होंगे। उसके बाद इसका फॉर्म 1 स्टार्ट हो गया, नेक्स्टर 1 स्टार्ट हो गया, नेक्स्टर 2, कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, फॉर्म 3, और ये चैप्टर भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन इसमें। एसएमई, इकबाल साहब, एसएमई, एसएमसी तो वो इकबाल साहब सिंगल मेंबर कंपनी है ना, वो तो प्राइवेट कंपनी है। एसएमई वो मैंने ई बोला शायद, तो आपको सी सी लग रहा होगा। एसएमसी एसएमई ऐसी इंटरप्राइजेस, उन्होंने कहा एसएमई की डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं जिनका कैपिटल 25 मिलियन से लेकर 200 मिलियन के दरमियान होता है, और ये इंटरप्राइज कहता है पब्लिक पब्लिक कंपनी को ही होनी चाहिए, उसको वो कहता है एसएमई। एसएमसी तो हमने पढ़ा है ना कि ये एसएमसी रूल्स के मुताबिक एक प्राइवेट कंपनी है, और लिस्टिंग के लिए तो शर्त है, लिस्टिंग के लिए तो शर्त है। स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन हमने कल स्टार्ट की थी, उसने शर्त ही बताई थी कि सबसे पहले कोई पब्लिक कंपनी होगी तो वो आगे आएगी। अच्छा, ये भी हो गया। आखिरी जो हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आखिरी उन्होंने चैप्टर जो हमारे सिलेबस में कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर नंबर 5B भी आपने देख के आना है, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज़। अच्छा, इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ऊपर जो लिस्टिंग थी वो थी आपकी कैपिटल सिक्योरिटीज़ की, और इसमें ये चैप्टर है इन्हीं कंपनीज की डेट सिक्योरिटीज़ के ऊपर, इन्हीं कंपनीज की डेट सिक्योरिटीज़ के ऊपर कि अगर कोई कंपनीज अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करना चाहती है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक तो फाइनेंसिंग, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से फाइनेंसिंग लेती है ना कंपनी, एक होती है फाइनेंसिंग जो कि चीफ फाइनेंसिंग समझी जाती है, जो ओनर्स इक्विटी होती है, और एक होती है फाइनेंसिंग जो कि हमने डेट वगैरह कोई लोन वगैरह रिलीज करना है तो वो उसके डिबेंचर्स वगैरह के थ्रू फाइनेंसिंग करवानी है अपनी, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये इन कंपनीज को इख्तियार है कि ये इक्विटी फाइनेंसिंग जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग और इसके अलावा डेट फाइनेंसिंग भी करवा सकती हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकती हैं, कमर्शियल पेपर ले सकती हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमें इसमें बताएगा कि एलिजिबिलिटी फॉर लिस्टिंग क्या होगी इसमें। जो कंपनी इशू करने जा रही है डेट सिक्योरिटीज़, वो कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करेगी। कहता है उसने फर्स्ट वन कमर्शियल प्रोडक्शन तो स्टार्ट की होना, उसके बाद कमीशन से उसने इजाज़त ले ली है,
कमीशन से उसने प्रोस्पेक्टस बनाया इस पर्पज़ के लिए। कमीशन से एससीसीपी से उसने अप्रूवल ले ली है कि मैं डेट सिक्योरिटीज़ जो है ना ये मार्केट में ऑफर करने लगा हूँ। देयर आफ्टर इसका पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 200 मिलियन। और पहला आईपीओ जो पहली प्लेसमेंट हुई थी सिक्योरिटीज़ की, वो ओनर सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है। तो पहली आईपीओ थी वो नॉट लेस देन 200 मिलियन की हो। और इसकी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग जो कि पैकरा से करवाई होगी, वो नॉट लेस देन ट्रिपल बी कंपनीज में से ना लेस ना हुई हो, इससे ऊपर ही क्रेडिट रेटिंग हो, क्रेडिट वर्थ इसकी। क्योंकि ये लोगों से कर्जा मांगने जा रहा है ना, तो जब कर्जा मांगेगा तो उसकी क्रेडिट वर्थ देखेंगे कि क्या इसकी अहलियत भी है कि लोगों का कर्जा वापस कर देगा। फिर इसकी जो, ये कभी भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के डिफ़ॉल्ट सेक्शन में ना गया हो कि अवाम को कर्जा इशू करना चाह रहा है लेकिन एससीसीपी के डिफ़ॉल्ट सेक्शन में। उसके बाद ये और इसके स्पॉन्सर डायरेक्टर, इन्होंने कभी भी कभी ज़िंदगी में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बैंक ओवरड्यू, उसका लोन ओवरड्यू ना किया हो। कोई वो लोन कोई भी हो सकता है, कार लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कुछ भी लोन हो सकता है, हाउस लोन हो सकता है। फिर उन्होंने कहा एक्सचेंज जो है लिस्टिंग की इजाज़त नहीं देगा, जिसका चीफ एग्जेक्टिव वो फाउंड हुआ वायलेशन में, जो कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। जो पीछे उसने कहा था ना कि लिस्टिंग की इजाज़त नहीं देनी अगर सीईओ कोई फाउंड हो गया। फिर कहता है अगर आपका सीईओ वाकई कोई किसी काम में मुलविस है और वो चैप्टर नंबर 5 में है तो हम आपको कभी भी डेट सिक्योरिटीज इशू करने नहीं देंगे। प्रोमोटर स्पॉन्सर जो है वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट पे है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। इसके कोई प्रमोटर और स्पॉन्सर जो जिनकी सीआईबी रिपोर्ट, जैसे मेरी सीआईबी रिपोर्ट ख़राब है, तो कहता है सीआईबी रिपोर्ट ख़राब है, पहले कर्जे की रिपोर्ट ख़राब है। सीआईबी रिपोर्ट उस बंदे की ख़राब होती है जिसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई झगड़ा होता है लेन देन का। तो कहता है अगर आपकी सीआईबी रिपोर्ट ख़राब है और वो रिपोर्ट स्टेट बैंक ही बनाता है। स्टेट बैंक को हर बैंक जो है ना हर मंथ के एंड पे रिपोर्ट जमा करवाता है कि कितने लोग हैं मेरे पास जिन्होंने हमसे कर्जा लिया या इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। तो कहता है सीआईबी रिपोर्ट ख़राब है डायरेक्टर की, स्पॉन्सर की, या जितने बंदे हैं तो लिस्टिंग नहीं करने देंगे डेट सिक्योरिटीज़ की। उसके बाद ऐसे प्रमोटर, डिफ़ॉल्टर, ऐसे स्पॉन्सर या डायरेक्टर इस लिस्टेड कंपनी के, जो कि चैप्टर नंबर 5 हमने पीछे पढ़ा था, वो उस प्रोविजन के तहत किसी डिफ़ॉल्ट में है। उसके बाद ये कंपनी ऐसी किसी कंपनी की सब्सिडरी है जिसने डिफ़ॉल्ट किया होगा, फिर भी इसकी डेट सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग नहीं करनी उन्होंने। अगर स्पॉन्सर डायरेक्टर या इसके शेयर होल्डर ने किसी स्टॉक एक्सचेंज की प्रोविजन से डिफ़ॉल्ट किया हो, तो ये सारी कंडीशन उन्होंने बताई कि अगर आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना है, डेट सिक्योरिटीज़ को अगर आपने डिबेंचर्स वगैरह अपने लिस्ट करवाने हैं तो कौन कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फिर मिनिमम एलोकेशन टू द जनरल पब्लिक प्री आईपीक्यू इन्वेस्टर शेल अंडर in case of issue size is up to 500 million, the allocation of capital to the general public shall not be less than 100 million या 25% of the issue size whichever is higher। तो कम से कम 100 मिलियन का तो जो इशू साइज है वो जनरल पब्लिक के पास होगा। तो ये सारी परसेंटेज खुद देख लेना एक नज़र। उसके बाद जो डेट सिक्योरिटीज इशू होंगी वो बुक एंट्री फॉर्म में इशू होंगी और सीडीसी के थ्रू इशू होंगी। सीडीसी से अब
CDC की भी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके बाद all debt security other than short term shall be rated from a credit rating agency with the commission। तो आपने डेट सिक्योरिटीज के ऊपर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिपोर्ट लेनी है। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट ऑफ द entity and the instrument shall be prepared on the basis of latest audited accounts। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी वो आपसे लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट लेगी और ऑडिटर के रिव्यूज भी इसमें इंक्लूड करेगी। इन केस अच्छा, हमने वो चैप्टर पढ़ा था मॉर्गेज का, मॉर्गेज चार्ज। उसमें हमने पढ़ा था कि चार्ज होता है एसेट्स के ऊपर, और चार्ज जो है बुक डेट के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, वो चार्ज अगर हुआ हो उसके अगेंस्ट अगर कोई लोन इशू करने लगे, इन केस ऑफ सिक्योर डेट सिक्योरिटी। सिक्योर डेट सिक्योरिटी का मतलब कि कंपनी ऐसा चार्ज क्रिएट करवाना चाहती है जो कि उसके एसेट्स के ऊपर है। ऐसे डिबेंचर इशू करने जा रही है कि तसल्ली दे रही है कि कल को अगर पैसे ना दिए तो ये एसेट ही उठा के ले जाना। The issuer shall give an undertaking in the prospectus that the effect that asset on which charge has been created। ठीक है, वो चार्ज वाला सारा चैप्टर इंप्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे कि चार्ज क्रिएट करने लगा है, चार्ज फ्लोट करने लगा है उसके ऊपर। तो अंडरटेकिंग भी देंगे, कसम खाएंगे प्रोस्पेक्टस में कि जिस एसेट के एवज हम ये डिबेंचर इशू करने लगे हैं आर फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंसेस, कि उनके ऊपर कोई और चार्ज नहीं। इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि किसी और का इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वो एसेट हमारे ही है, उस एसेट्स में किसी और का इंटरेस्ट नहीं शामिल, वो किसी इनकम्बरेंस से फ्री है, फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस। एंड इफ द चार्ज एसेट आल ऑलरेडी चार्ज टू द सिक्योर एनी अदर डेट द कंसेंट। लेकिन कहता है अगर ये वाला एसेट जिसके एवज आप डिबेंचर इशू करने लगे हो कि कल को अगर डिबेंचर के पैसे ना दिए तो ये एसेट उठा के ले जाना, तो कहता है अगर एसेट ऑलरेडी इन चार्ज है, उसके एंगेंस्ट ऑलरेडी तुमने कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो उन क्रेडिटर की कंसेंट अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देनी है कि हाँ इन क्रेडिटर से जिनका चार्ज है एसेट के ऊपर, इनसे भी रजामंदी ली है कि चलो इसके अगेंस्ट हमारा तो इंटरेस्ट है ही, अगर किसी और का भी क्रिएट करवाना है तो हमारी इजाज़त है, आप इंटरेस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। तो डेट सिक्योरिटीज सिक्योर्ड भी होती हैं और अनसिक्योर्ड डेट भी होता है। उसके बाद ट्रेडिंग इन डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड अंडर दिस चैप्टर शैल कमेंस वन ट्रेडिंग डे आफ्टर द डेट इट्स फॉर्मल लिस्टिंग। जिस दिन लिस्टिंग होगी उसी दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, अगले दिन कहता जाके ट्रेडिंग करेंगे आप। और डेट सिक्योरिटीज शैल बी ट्रेडेड एट द एक्सचेंज बॉन्ड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। और इनके जो सिस्टम बना हुआ है स्टॉक एक्सचेंज का उसके ऊपर इसको ट्रेड करना है। द इशूअर शैल मेक अवेलेबल टू द एक्सचेंज एंड टू द बैंकर प्रिंटेड कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो कंपनी है वो एक्सचेंज के साथ और अपने बैंकर के साथ उतनी कॉपी बना के रख छोड़ेगी अपने प्रोस्पेक्टस की जितनी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन हुक्म देगा, कि कम से कम इतनी तो कॉपीज जो है होनी चाहिए। और जितने भी फॉर्म होंगे जिनके ऊपर डेट की एप्लीकेशन लेनी है वो सब फॉर्म आइडेंटिकल फॉर्म होंगे, एक जैसे फॉर्म होंगे। स्पॉन्सर एंड डायरेक्टर जो होंगे कंपनी के शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द सब्सक्रिप्शन ऑफर टू द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक का कोटा ऊपर उन्होंने मुकर्रर किया है कि इस साइज में से कम इतना तो जनरल पब्लिक लेना, आवाम का कोटा है, बाकी का साइज वो किसी कंपनी को ऑफर करें या किसी डायरेक्टर को ऑफर करें या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करें। कहता है जो जनरल पब्लिक का कोटा है ना उसमें से डायरेक्टर्स जो हैं कभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अब प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, उसकी प्लेसमेंट हो गई मार्केट में, तो उसने कहा सब्सक्रिप्शन जो है
In case there any allocation of capital out of IPO to the associated company or undertaking, such allocation shall not exceed 25% of total issue. अगर किसी कंपनी को या एसोसिएटेड कंपनी को ये आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है और इसके अगेंस्ट डिमेंचर्स वगैरह इशू करना है तो 25% ऑफ टोटल एग्रीगेटेड इशू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आपने पब्लिश करना है, सर्कुलेट करना है आपने 3 स्टॉक एक्सचेंज में, ये प्रोस्पेक्टस और इसका परफार्मा एप्लीकेशन का जो भी कुछ है प्रोस्पेक्टस जिसके एवज तुमने डेट सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, वो कहता है वाइडली सर्कुलेट करना है इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में। और ये तो हमने यार कंपनीज एक्ट में कई बार, मैंने आपको शायद याद हो कि मैं तो ये लिखवा के याद करवाता हूँ ये परवीन, कि लिस्टेड कंपनी उसने एटलीस्ट 1 इशू इंग्लिश पेपर डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी है अपनी सारी बात। कहता है ये वाला प्रोस्पेक्टस, इसकी एब्रीज्ड फॉर्म जो होगी वो पब्लिश करेगा इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में, और वो न्यूज़पेपर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जो स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे ना उनमें सर्कुलेट हो रहे हों, यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, उस एरिया के न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं कि जहाँ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में आमतौर पे ये न्यूज़पेपर घूम रहा हो एटलीस्ट 7 डेज इन एडवांस, कि जिस दिन पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी है कम से कम 7 दिन पहले तुमने न्यूज़पेपर में ये घूम रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले, उसके बाद नहीं, उस ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट प्रोस्पेक्टस और उसका परफार्मा एप्लीकेशन। प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस में होगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए, क्यों, कितनी देर के लिए और कैसे ये कर्जा आप ले रहे हो और कब ये वापस करोगे और कितना फ़ायदा होगा कर्जा देने वालों को, वो तो होगा प्रोस्पेक्टस में। एंड परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके एंड पे जो फॉर्म लगा होगा कि आपने अगर डिबेंचर खरीदने हैं फॉर्म फिल करें, shall be placed at the website of the company consultant और मैनेजर टू इशू। उसके बाद एलोकेशन ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्री आईपीओ प्लेसमेंट टू एनी सिंगल इन्वेस्टर शैल नॉट एक्सीड। अगर कोई सिंगल इन्वेस्टर है तो 25% से ज़्यादा का इशू नहीं कर सकते उसको। उसके बाद जो कंपनी है शैल इन्फॉर्म द एक्सचेंज, कंपनी एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगी इन रिटर्न, कंपनी एक्सचेंज को इन रिटर्न इन्फॉर्म करेगी द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अंडर द हैंड ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, जिस बैंकर में इसने अकाउंट खुलवाया होगा कि इस बैंकर में मेरी एप्लीकेशन जमा करवाएं, कंपनी जो है इन्फॉर्म करेगी स्टॉक एक्सचेंज को इन रिटर्न कि कितनी सब्सक्रिप्शन इकट्ठी हो गई है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने के 5 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जो इश्यूर है शैल टेक डिसीजन विद इन 10 दिन का टाइम होगा कंपनी के पास, जिसने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू किए थे डेट सिक्योरिटीज के लिए। 10 दिन का टाइम होगा फ्रॉम द क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। 10 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन लिस्ट जब क्लोज होगी 10 दिन के अंदर ये कंपनी फैसला करेगी क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एज टू विच एप्लीकेंट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और किन एप्लीकेंट्स को अपना क्रेडिटर बनाना है, डिबेंचर इशू करनी है या डेट सिक्योरिटीज इशू करनी है जो सक्सेसफुल हैं। 10 दिन के अंदर फैसला करेगी, और ये जो भी डिसाइड करेंगे 10 दिन के अंदर कमीशन को अपना डिसीजन अनाउंस करेंगे। जो कंपनी होगी इश्यूर शैल रिफंड द एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ अनएक्सेप्टेड और अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन विद इन 10 डेज ऑफ सच डिसीजन। डिसीजन लेने के 10 दिन बाद, पहले डिसीजन लेना है 10 दिन के अंदर, और 10 दिन के बाद यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई है, टोटल सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई है तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने के 20 दिन के अंदर आप लगा लो। 10 दिन में तो फैसला करना है किसको रखना है, तो अगले 10 दिन के अंदर पैसा जिनको नहीं रखना अपने पास, जिनको डिबेंचर नहीं इशू करने कहता, उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाए। कंपनी शैल इंश्योर द क्रेडिट ऑफ द डेट सिक्योरिटी इन सीडीसी, कंपनी जो है इंश्योर करे कि सीडीसी में ये सारा मामला तय होगा, और विद इन जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होंगे उनको 21 दिन के अंदर इंटीमेट क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो उनको इंटीमेट करेंगे कि आप सीडीसी के थ्रू जो है आपको ये सारे मामला हम तय कर देंगे।
जो कंपनी है शैल इंश्योर कंप्लीशन ऑफ रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर्मल लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज within 21 days of the date of closing of subscription. The company shall within 21 days of the close of subscription list अपने ब्रोकर को टीआर सर्टिफिकेट होल्डर को कमीशन देगी और वो 1% से ज़्यादा नहीं होगा। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर उसने हमें सुनाया जो कि हमने इक्विटी सिक्योरिटीज़ के ऊपर देखा था। वही सेम प्रोसीजर उसने यहाँ पे चलाया कि ये काम होना चाहिए। उसके बाद कंपनी मेक अ डिफ़ॉल्ट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी ने ऊपर वाली किसी भी रिक्वायरमेंट के साथ ये जो 1/21/22 में डिफ़ॉल्ट किया तो पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये की, 5,000 रुपी एवरी डे, हर दिन की। ड्यूरिंग दिन विच द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज द नेम ऑफ डेट सिक्योरिटी मे बी नोटिफाइड टू द TRE सर्टिफिकेट होल्डर आर टू ऑफ एक्सचेंज एंड प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द एक्सचेंज। In case of debt securities not listed on the exchange, a listing is refused. अगर कहता है डेट सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है या उसकी लिस्टिंग रिफ्यूज हो गई हो फॉर एनी रीजन तो कंपनी शैल फॉरफिट पे विदाउट एनी सरचार्ज ऑल मनी टू द एप्लीकेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंपनीज जो लिस्टिंग के लिए जाती है, कंपनीज एक्ट में भी हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस में ये बात लिख दे कि एप्लीकेशन हमने स्टॉक एक्सचेंज को दे दी है और लिस्टिंग की इजाज़त लेनी है अभी, लेकिन आप जो हैं हमारे शेयर सब्सक्राइब कर लें, हमारे शेयर लिस्ट हो जाने। तो हमने वहाँ भी पढ़ा था कि आपने ये पैसा फ़ौरन वापस कर देना है अगर लिस्टिंग रिफ्यूज़ हो जाए। तो इसी तरह डेट सिक्योरिटीज़ की एप्लीकेशन दी है कि लिस्ट करवानी है, हमने लिस्ट कर दें और आवाम को भी प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया कि आ जाओ हमें कर्जा दे दो और ये कर्जे की जो डिबेंचर्स वगैरह होंगे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे। तो कहता है कि कर्जे की रकम लोगों से तो ले ली है तुमने और डिबेंचर जो है जो जिनको तुमने कहा था लिस्ट होने अभी लिस्ट नहीं हुए और वो रिफ्यूज हो गए। कहता फोर्थ विद तुमने पैसा वापस कर देना, उसी टाइम पैसा वापस कर देना, अगले दिन नहीं। तो एवरी डायरेक्टर जो कंपनी का होगा, ईश्वर का होगा, अदर देन द नॉमिनी डायरेक्टर, कहता नॉमिनी डायरेक्टर को नहीं मैं छेड़ रहा, जो इंडिपेंडेंट और जो भी नॉमिनी डायरेक्टर होंगे, एवरी डायरेक्टर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू रीपे द मनी विद सरचार्ज एट अ रेट ऑफ 1.5, 1 और 1/2 के हिसाब से हर मंथ के हिसाब से, और या पार्ट देयर ऑफ सूद भी देंगे इसके ऊपर जो डिफॉल्ट किया होगा। Any issuer may issue debt securities which are convertible or exchangeable into ordinary shares provided that such ordinary shares are listed on any recognized stock exchange. Convertible securities भी issue की जा सकती हैं, redeemable securities भी issue की जा सकती हैं, debt securities जिसको redeem करना है आपने ordinary shares में। तो कहता है provided कि आपकी ये जो ordinary shares हों ये listed होने चाहिए। अच्छा जी, प्रोसीजर फॉर लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज अंडर दिस चैप्टर। अगर तुमने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना है इस चैप्टर के थ्रू तो आपको क्या क्या करना चाहिए। कहता आपको फॉर्म ए फिल करना चाहिए। जो कंपनी है लिस्टिंग करवाने आई है डेट सिक्योरिटीज की, सबसे पहले एप्लीकेशन मेक करेगी फॉर्म ए के ऊपर टू द एक्सचेंज अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि मेंशन किए गए हैं नेक्स्ट 1 में। कंपनी पे करेगी इनिशियल लिस्टिंग फ़ी जो कि मेंशन की है हमने चैप्टर बी में। चैप्टर बी में ऊपर वो लिस्टिंग फ़ी, इनिशियल लिस्टिंग फ़ी और बाद की जो लिस्टिंग फ़ी थी उसका एक पूरा टेबल बनाया हुआ था। उसके बाद एक्सचेंज में रिजेक्ट एप्लीकेशन मेड अंडर दिस चैप्टर एट सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट डीम्स दैट लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज इज़ नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ मार्केट। अगर एक्सचेंज को लगा कि लिस्टिंग जो है मार्केट के इंटरेस्ट पे नहीं है तो वो आपकी जो लिस्टिंग है उसको कैंसिल कर देगा। द इशूअर डज नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट आउट इन दिस चैप्टर। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द इशूअर शैल गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बाय द एक्सचेंज बिफोर लिस्टिंग एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज, issue of debt security to the general public by the company shall be made through the prospectus which shall be issued, circulated, published after the approval of the commission। जब भी listed securities को issue करना है अवाम ने
न्यू सिक्योरिटीज़, जब भी नई सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है, आवाम को इशू करनी है तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करनी है, और वो प्रोस्पेक्टस अप्रूव किया हो कमीशन ने। Prospectus shall contain such information material disclosure as may be required by the Act, and company shall also comply with the guideline of the listing of the debt securities laid down by the exchange or commission from time to time. कंपनी जो है एक्सचेंज की बात भी मानेगी और कमीशन की बात भी मानेगी जो टाइम टू टाइम इसको बताया जाएगा। कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम, कहता है मेमोरेंडम की इंफॉर्मेशन और कंटेंट जो है वो होने चाहिए जो कि एनेक्शन नंबर 2 में प्रोवाइडेड है। पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, लिस्ट होने के बाद कौन सी रिक्वायरमेंट है अल्लाह, चलो पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को 10 ही पढ़ लेते हैं। पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, पेमेंट ऑफ मार्कअप, प्रॉफिट, interest, rent, as the case may be, repayment of amount debt securities holder shall be credited in respective bank account electronically। लिस्टिंग करवाने के बाद जब तुमने मार्कअप पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, रेंट पे करना है, वो इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग शैल बी रिव्यूड एनुअली बेसिस, अगर एनुअली इनकी रेटिंग करवानी है पैकरा से, उस एजेंसी से जो लिस्टेड है कमीशन के साथ, कहता है इनकी रेटिंग करवाया करनी है इंस्ट्रूमेंट की, कि कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं आप कर रहे। उसके बाद इस कंपनी शैल प्रोवाइड असेस द डेट सिक्योरिटीज़ ट्रस्टी टू द बुक ऑफ अकाउंट एंड record रिलेटिंग टू द बैक टू द डेट सिक्योरिटीज़, कंपनी जो है इनको असेस देगी बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर। उसके बाद कंपनी शैल सबमिट टू द एक्सचेंज एंड डेट सिक्योरिटी ट्रस्टी मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द डेट सिक्योरिटीज़ होल्डर विदिन 14 days ऑफ द डेट ऑफ सच मीटिंग। उसके बाद कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ एंड इन्फॉर्म द कमीशन एक्सचेंज। कंपनी शैल प्रोवाइड द एक्सचेंज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करेगी। स्टेटमेंट regarding the payment of markup, interest, etc. on the debt securities and redemption of principal amount, एक स्टेटमेंट देगी कि कितना मार्कअप पे कर चुके हैं और कितना कैपिटल जो है वो कितना डिबेंचर रिडीम कर चुके हो गया, वापस रीपेमेंट हो गई है। कॉपी ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स when finalized along with the key ratios. The key financial ratio must include at least debt equity ratio, current ratio, return on equity। ये सारी रेशियोज कैलकुलेट करवाएगी और इनके ऊपर ऑडिटर की रिपोर्ट भी लेगी कि ये ठीक कैलकुलेट हुई है। उसके बाद कॉपीज ऑफ एनी नोटिस, सर्कुलर, रेजोल्यूशन लेटर इंक्लूडिंग नोटिस फॉर मीटिंग डेट सिक्योरिटीज होल्डर, letter circulation issued to the debt security holder in connection with the debt securities and a resolution relating to the new issue of securities, certificate from its auditor regarding the maintenance of 100% security cover। उसके बाद ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना है कि जो सिक्योरिटी रखी हुई है वो 100% कवर करती है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो सिक्योरिटी जो इसके एवज रखी थी वो 100% इसको कवर कर रही है। सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स ऑडिटर रिगार्डिंग मेंटेनेंस रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड ऑन द एनुअल बेसिस, और ऑडिटर की तरफ से सर्टिफिकेट लेना है कि जो रिजर्व रखा है हमने डिबेंचर को रिजर्व रिडीम करने के लिए, इनकी पेमेंट के लिए एक रिजर्व बनाया है, वो प्रॉपरली मेंटेन है। डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ डेट ऑब्लिगेशन, और किसी पीरियड के लिए ही तो ये इशू किए होंगे ना डेट सिक्योरिटीज, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन कि इनको कब रिडीम करना है। तो कंपनी शैल एडिशन टू द अबव डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सबमिट टू द एक्सचेंज फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन आल्सो एनी डिले इन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ प्रॉफिट मार्कअप पीटीसी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कह दी कि ये प्रोवाइड करेगी।
अपॉन रिक्वेस्ट कॉपीज ऑफ एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट और क्वार्टरली प्रोवाइड टू द डेट सिक्योरिटीज होल्डर। जो डिबेंचर होल्डर होंगे अगर उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली कंपनी से कि हमें कॉपीज़ दें ऑडिट रिपोर्ट की, ये उनको पहुंचानी है, तो कंपनी शैल प्रोवाइड मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज। 2 मिनट का इंतज़ार, फिर मैं इसको कंक्लूड करूँगा और फिर दवाइया कलमात, और फिर इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा अगले हफ्ते में, वो लाजमी सब लोग अटेंड करना। तो 2 मिनट में खामोश हुआ जान हो रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Book closure for the entitlement of debt securities shall be intimated to the exchange not later than 40 days prior to the commencement of the same। कि जब आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है तो एक्सचेंज को बताना है। नो इशूअर शैल, नो कंपनी शैल एक्सरसाइज। इसके साथ पेमेंट ऑफ लिस्टिंग फ़ी, कौन सी लिस्टिंग फ़ी आपने पे करनी है, उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया कि अप टू 5 मिलियन तो आप ये फ़ी पे करेंगे एक्सचेंज को। फंक्शन ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ ट्रस्टी, जो ट्रस्टी होगा इन सिक्योरिटीज़ का, उसकी कहता है ट्रस्ट एक्ट में हमने रेगुलेशन बना दी हैं। अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ मार्केट मेकर,
मार्केट मेकर जो ब्रोकर वगैरह होंगे, अगर इनको अपॉइंट करना है तो इनके क्या फंक्शन होंगे। फंक्शन ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, लिस्टेड कंपनी अपने पास एक कंप्लायंस ऑफिसर रखती है, उसके क्या फंक्शन होंगे। और सर्किट ब्रेकर एंड सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग, कि अगर हमने आपकी ट्रेडिंग रोक दी तो फिर क्या होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और डिसिप्लिनरी एक्शन वो बताए। और इसके बाद ये कंक्लूड हुआ। तो यार जितना सिलेबस था हमारा, उसका मैंने आपको आज जितना भी करवाना था काम मैंने आपको करवा दिया। आज का ये लास्ट लेक्चर था हमारे सिलेबस के ऊपर। देखो, जो लॉ बहुत ही आसान है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये तो यार हमारे खून में शामिल है। अगर किसी ऐरे गैरे से सुन लिया हमने कि लॉ तो बहुत मुश्किल है, इसको ना करना, ये तो पास ही नहीं होना, तो ये बर्बादी है हमारी भी। हमने कभी भी, इस्लाम में भी है कि किसी भी बात अनसुनी, किसी भी कही हुई बात को आप तब तक ना माने जब तक आप उसको खुद चेक ना कर लें। इंशाल्लाह ये मेरा प्रूफ है, और इंशाल्लाह ये तुम करके दिखाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि ये लॉ इतना आसान है, अकाउंटिंग से आसान है। अल्लाह का शुक्र है यार, 2018 में मैंने 100% रिजल्ट दिया था फैसलाबाद कैंपस का लॉ का। बच्चों ने अकाउंटिंग का सब्जेक्ट छोड़ दिया था लॉ के लिए कि हमें अकाउंटिंग नहीं आती, हाँ हमें लॉ आता है। और तब जो एग्ज़ाम हुआ था वो रिटन हुआ था, लिखने वाला जो लंबा एग्ज़ाम होता है वो हुआ था एग्ज़ाम। तब वो पास करवाए। और मेरे पास जो बच्चे थे ना, तब आई थिंक सो आप लोगों को, शायद आप में कोई पुराने बच्चे भी होंगे, रिफ्रेशर हुए थे। रिफ्रेशर उन लोगों को ऑफ़र किया गया था जो लोग काफ़ी साल से फ़ेल हो रहे थे। तो मेरे पास ऐसे-ऐसे बाबे भी आए जो कि 5-5, 10-10 साल से लगातार फ़ेल हो रहे हैं, और उनका दिल ही नहीं करता था लॉ करने का। तो आईसीएमए ने सिर्फ़ लेक्चर मुझे अलाउ किए थे कि आपने 18 लेक्चर के अंदर इनको करवाना है। सारा कंपनी एक्ट, सारी रेगुलेशन। तो मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं यार कि 18 दिन के अंदर, 18 घंटों में मैंने उनकी ट्रेनिंग की। मैंने कहा सब कुछ, कहते जी ये पास ही नहीं होना। एक बच्चा उसमें से कहता है मैंने बिल्कुल लॉ की वर्डिंग लिखी, मैं फिर फेल हो गया। मैंने कहा ये वाले लोग होते हैं जो काम खराब करते हैं, जो दूसरों को भी डराते हैं इस सब्जेक्ट से कि यार मैं तो बिल्कुल ही वकील ही बन के लिखा थी, उन्हें फेल में। मैंने कहा यार तुम लोग बस चुप कर जाओ। पहले दिन तो मैंने 2 दिन तो मैंने उनको मोटिवेशन की मूवीज़ दिखाई कि मोटिवेशन क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, कैसे जो है वो। फिर मैंने हर अपने स्टूडेंट को वो जो है एक शाहीन की मूवी दिखाता हूँ कि देखो यार, इसने एक ठान लिया है कि या तो अभी मर जाएगा 40 दिन के बाद, या ये 70 साल जिएगा। मैंने कहा अब तुम्हारी ये सिचुएशन है। पहले 2 दिन तो लगातार मैं उनको मोटिवेट करता था, वो जो भी बाबे थे आए मेरे पास, पुराने फेल हुए थे। तो फिर मैंने उनको कहा तुम सारी बातें भूल जाओ, बस ये एरिया हमने करना है और हमने पास होना है। और अल्लाह का शुक्र है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे, वो पास बैठे हैं। और ये बस एक रूमर है। रूमर कौन क्रिएट करता है? रूमर वो बच्चे क्रिएट करते हैं जिन्होंने ये अच्छी तरह कहीं से समझा नहीं। कहते हैं दुनिया में हर वो बात मुश्किल है जिसकी या तो आपको समझ ना आई हो, या किसी ने तुम्हें ठीक तरह से ना समझाया हो। हर वो बात मुश्किल है। तो अल्लाह पाक ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पैदा की जो कि इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। और अल्लाह पाक कहते हैं यकीनन इंसान को दुनिया में वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मेरा पैगाम है आप सब लोगों को कि आप जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें शरीक हों, क्योंकि हमने इसको कोर्स को कंसाइज करना है। क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बच्चे मेरे साथ एक वक्त गुजारते हैं, मैं पेपर जो भी आने वाला होता है, हालात तो वाक़यात को देखते हुए उस पेपर को, अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि मैं कहता हूँ यार कि ये इतना लंबा लॉ है, मैं खुद देने जाऊँगा मैंने फ़ेल हो जाना है। अब ये बात ना कह देना कहीं पे। इतना लंबा लॉ है यार, मैं इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, इंसान हूँ। मेरा माइंड है, अल्लाह ने मेरा माइंड ऐसा बनाया है जो कि सारी बातों को कवर नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ऐसी बातें जो हैं हमें लाज़मी पता होनी चाहिए, जिनके बगैर हमारा गुज़ारा ही नहीं। तो हाँ, उन बातों के ऊपर अगर फ़ोकस कर लिया जाए तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे। और इंशाल्लाह ये मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान में, मेरा ये प्रूव आप लोग दोगे
कि दिस इज़ द सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होता है और लोग इससे एवं डराते हैं, बोंगियां मारते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी। और एक आधा क्वेश्चन है सर, आईपीओ क्या होता है? गुलाम अब्बास, आईपीओ क्या होता है कि फर्स्ट इनिशियल ऑफर जो पब्लिक को करती है ना लिस्टेड कंपनी के, पहली पहली अभी ताज़ा ताज़ा ऑफर, पहले शेयर्स की ऑफर, उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली ऑफर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले हफ्ते में, जो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।